हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। डिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के बीच डिस्कस किया हूं TRE 1 के जो जीएस पेपर है उन सब का जो है डिटेल में क्वेश्चन आंसर उनका जो है बीपीएससी आंसर की के माध्यम से डिस्कस किया था, और मैं उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि 9-10 के जो SST पेपर हैं उनका जो है मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के आया हूं, और इसमें जिसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन अगर आपका बनता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, रामबाण होने वाली है। और इस टाइप से ओरिजिनल आंसर की के माध्यम से यूट्यूब पर शायद ही आपको आंसर की देखने को मिलेगा या इस टाइप से सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब का जो है प्रीवियस आंसर की डिस्कस करने का। और मैं बता दूं कि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको यूट्यूब पे डालने से आप लोगों को भी फ़ायदे हो जाएं तो बेस्ट है। और आप सब लोगों को अगर हमारी यह प्रयास, हमारा यह छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हिस्ट्री के पेपर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री के पेपर में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था TRE 1 में कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो आप सबको मैं बता दूं वो जो व्यापारिक पश्चिमी एशिया से संबंध था, वो जो नगर था उस नगर का नाम था कालीबंगा। यानी कि वह सिंधु घाटी सभ्यता की यह प्रमुख नगर में से एक था कालीबंगा, जो कि आपको पश्चिमी एशिया से इनका व्यापारिक संबंध था। कालीबंगा के बारे में मैं और कुछ विशेष बात आप लोगों को मैं बता दूं कि कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी यानी कालीबंगा जो है घग्गर यानी हकरा नदी, घग्गर हकरा नदी के तट पर स्थित यह एक शहर एक छोटा सा नगर था। ये कौन सा कालीबंगा यानी घग्गर कह सकते हैं, घग्गर या हकरा नदी। घग्गर यानी हकरा नदी के तट पर स्थित यह एक छोटा सा मतलब एक नगर था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नदी प्रणाली थी एक कालीबंगा, और पश्चिम एशिया के साथ इनका जो है एक व्यापारिक संबंधों में से इसे काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है यह आपको कांस्य धातु की बनी हुई है, और ये इसे डांसिंग गर्ल कहा गया। नर्तकी की मूर्ति मतलब डांसिंग गर्ल, एकदम बिल्कुल इसी जो है डांसिंग गर्ल के रूप में है। इसमें एक महिला है जिसके मूर्ति के अंगों और धड़ की नर्तकी के रूप में सरल बनाया गया है। इसमें एक युवा महिला है और उसके दाहिने हाथ की जो उसके ऊपर के कुल्हे हैं, उसके कुल्हे पर और उसके मतलब कि कह सकते हैं दाहिने हाथ के उसके कुल्हे पर हैं, और उसके बाएँ हाथ एक मुद्रा के रूप में दिखाया गया है, जिसे एक नृत्य मुद्रा माना जाता है। इसके निर्माण में आप कह सकते हैं लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का नाम आप लोग सुने होंगे, जो एक परिष्कृत धातु तकनीक थी, और सिंधु घाटी के लोगों को यह पहले से पता था इनके बारे में, तो कह सकते हैं। और देमाबाद महाराष्ट्र में ही इसके जो है उत्खनन के फलस्वरूप इससे की प्रतिमा को लगभग 1500 ईस्वी में खोजा गया था। 1500 ईस्वी में इसे देमाबाद महाराष्ट्र से खोजा गया इस मूर्ति को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बात करती है, इसमें कुबड़दार बैल के अलावा एक सींग वाले गेंडे की भी पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। और इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र में आपको पेड़ों और जानवरों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, क्योंकि उनका ज़्यादातर पूजा होती थी। इसके अलावा बैल को उर्वरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सोचिए कि बैल को भी उर्वरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मतलब मुख्य रूप से जो पूजे जाने वाले इसमें कुछ देवता मतलब कुछ जानवर थे, जिसमें कि कुबड़दार बैल और एक सींग वाले गेंडे प्रमुख थे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो ऋग्वेद में बात करें तो इसमें सूक्तों का संकलन, जिसे सूक्त या स्रोत कहा जाता था, इसमें लगभग 1028 सूक्तों का संकलन है। 1028 सूक्त, जिसमें से आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपका नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं कि यह सूक्त एक वैदिक भजन है, जिसके ऋग्वेद के सूक्तों की 10 पुस्तकों की एक यह संग्रह है। और संहिता सूक्त और गायत्री मतलब सूक्तों के दो प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया, जिसमें एक संहिता सूत्र है और एक गायत्री है। संहिता सूत्र जो है सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और वे वैदिक अनुष्ठान की नींव है। गायत्री के बाद सूक्त है जिनका उपयोग ध्यान और पूजा में किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऋग्वेद में आपको 1028 सूक्तों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनीय किसने लिखा था। किरात अर्जुनीय की बात करें तो इसे भारवी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारवी ने। इसमें से आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। भारवी एक महाकाव्य कविता किरात अर्जुनीय को संस्कृत में इसे सबसे शक्तिशाली कविता के रूप में माना गया था। इस किरात अर्जुनीय को संस्कृत में एक सबसे शक्तिशाली जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें बात करें तो वर्तमान में अभी विजयवाड़ा या इंद्र कीलाद्री पहाड़ियों पर अर्जुन और भगवान शिव किरात या पहाड़ पर रहने वाले शिकारी के रूप में है के बीच में लड़ाई का वर्णन किया गया है इसमें, और 18 सर्ग इसमें शामिल है। ऐसा माना जाता है कि यह 6ठी शताब्दी या उससे पहले लिखा गया था।
यह एक नैसर्गिक चरित और शिशुपाल वध के साथ 3 बड़े संस्कृत महाकाव्यों या महान महाकाव्यों में से एक है। तो कह सकते हैं कि किरातार्जुनीय जो है ये मतलब संस्कृत भाषा में लिखी हुई भावी की एक प्रमुख आपको किताब है, प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पूर्व का क्या अर्थ होता है। तो वैदिक काल में बात करें तो पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग यानी कि गढ़ या किला कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा गया है। तो तक्षण की बात करें ऋग्वेद में तक्षण का अर्थ होता है बढ़ई। ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहा गया है क्योंकि तक्षण एक वैदिक देवता है, यानी बढ़ई वह था जो वास्तुकार, बढ़ई को एक वास्तुकार माना जाता है। जैसे कि हम लोग अभी वास्तुकार के रूप में विश्वकर्मा जी को पूजा करते हैं, तो उस समय में बढ़ई और बढ़ई को उनका ही एक रूप माना जाता है बढ़ई को। तो कह सकते हैं कि इसमें आपको जो है ऋग्वेद में तक्षण को बढ़ई के रूप में माना गया है और इसे वैदिक देवता के रूप में जाना जाता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद के कई भजनों में किया गया है। उन्हें अवसर देवताओं के राजा इंद्र के साथ जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में कहा जाता है कि तक्षण ने देवताओं के रथों के साथ साथ उनके हथियार और कवच भी बनाए थे। तो सोचिए कि तक्षण जो है यह यानी उनके हथियार और कवच भी बनाए थे देवताओं के रथों के साथ साथ, इसलिए इन्हें उनका देवताओं का एक कह सकते हैं कि मुख्य रूप से वैदिक देवता इसको कहा गया है। और उन्होंने बलि वेदियाँ और देवताओं के मंदिर भी बनवाए थे। तो तक्षण का संबंध सृष्टि की रचना से है, मतलब ये बढ़ई की संबंध किससे है तो सृष्टि की रचना से। तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद के एक भजन में कहा गया है कि उन्होंने ब्रह्मांडीय प्राणी पुरुष के शरीर से दुनिया का निर्माण किया है। ब्रह्मांडीय पुरुष के शरीर से दुनिया का निर्माण किया है, इस ऋग्वेद में आपको ये बात कही गई है। तो चलिए स्पेशली आपको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कि ऋग्वेद में तक्षण का अर्थ क्या होता है बढ़ई, जिसे सृष्टि की रचनाकर्ता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि मौर्य काल में काकनी किस धातु के बने हुए थे। तो काकनी की बात करें तो मौर्य काल में काकनी किस धातु बने हुए थे। तो आंसर आपका 8 नंबर का जो हो जाएगा ये होगा ए नंबर, यानी कि आपको तांबे धातु के बने हुए थे। काकनी जो है काकनी के सिक्के बने होते थे जो तांबे के बने होते थे। किससे बने होते थे तांबे के। यह एक प्रकार का मतलब सिक्का था तांबे का और वे एक प्रकार के 5 चिन्हित पंचमार्क सिक्के थे जिनका उपयोग मौर्य साम्राज्य में किया जाता था। सिक्के गोल होते थे और बीच में एक छेद होता था। उन पर जानवरों या पौधों और ज्यामितीय आकृतियों जैसे प्रतीकों की मोहर लगाई जाती थी। काकनी के सिक्के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आरंभ किया गया था। इस सिक्के को किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आरंभ किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस सिक्के को आरंभ किया गया था मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली है वो लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये लिच्छवी वंश हो जाएगा। विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो वो लिच्छवी के द्वारा। और लिच्छवी प्राचीन भारतीय साम्राज्य का मगध में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली कबीला था। वे अपनी सैन्य कौशल और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। तो लिच्छवी गणराज्य अपने समय की एक अनोखी राजनीतिक व्यवस्था थी। यह एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र था जिसमें कि सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया था इसमें। तो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र जो वैशाली है वो लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बांटा गया। कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन इसको रिमार्क कीजिए कि इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है और रिपीट करता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने उपकरणों में विभाजित किया गया था अधिकरणों में। तो 10 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपको ऑप्शन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसे 15 उपकरणों में विभाजित किया गया था 15 उपकरणों में। तो 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि अर्थशास्त्र शासन कला और अर्थशास्त्र की एक व्यापक ग्रंथ है और अर्थशास्त्र की रचना का श्रेय कौटिल्य जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विद्वान था जो ब्राह्मण विद्वान था और कह सकते हैं 4वीं शताब्दी के आसपास या जो है कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना गया था लगभग उस समय में। और इसमें 15 प्रमुख अध्याय हैं, मुख्य रूप से 15 प्रमुख हैं। और अगर बात करें तो आपको इसे अगर आगे इसको 150 अध्यायों में अधिकरणों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से इसका जो आंसर आपका 15 आंसर सही होना चाहिए, जबकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो आपको एक चीज़ देख रहे हैं टियर 1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर नॉन ऑफ दिस था। इसका भी आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। किसे क्या था मालिक जानी को। 11 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो मालिक जानी क्योंकि इसे बिहार में पहला गवर्नर नियुक्त किया। मालिक जानी इल्तुतमिश का भरोसेमंद सेनापति था और उसको ख्याति एक सक्षम प्रशासक के रूप में थी। मालिक जानी मध्य एशिया का एक ताजिक रईस था। यह मध्य एशिया का ताजिक रईस था जिन्हें 1225 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और 1236 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर हुआ थे प्रेजेंट। तो कह सकते हैं कि इनका जो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र आप सभी जानते हैं कि वो रांची का क्षेत्र था जिसमें बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था मुख्य रूप से।
तो 12 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची क्षेत्र में वो सक्रिय रहे हैं। और ये आदिवासी मतलब कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे जो कि मुंडा जनजाति के थे। यह ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अभी झारखंड में है, एक आदिवासी धार्मिक नेता थी यह। और अभी भी आप झारखंड में जाएंगे तो खास करके बिरसा मुंडा के नाम से काफ़ी सारे जगह को बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। बिरसा मुंडा आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया गया था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों से या विद्रोहों में से एक था ये। तो मुख्य रूप से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, जिनका कार्यक्षेत्र रांची था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और बिरसा मुंडा से रिलेटेड मैं एक बात और बता दूं, उलगुलान विद्रोह इन्हीं से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता की बात करें तो वो कौन थे? बिहार में आपको क्या ये सभी में से दिख रहा है? इनमें से कोई भी नहीं थे। नन ऑफ इसमें भी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बिहार के नेता अपने वीर कुंवर सिंह थी, जो कि एक हाथ अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी में बहा देते हैं। वीर कुंवर सिंह यानी बिहार का शेर कह सकते हैं उसको, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह आपको जो 1857 क्रांति के बिहार के एक नेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गिरिव्रज यानी राजगिरी थी मगध की प्रथम राजधानी, गिरिव्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो आप सभी को मैं बता दूं, मेगास्थनीज की एक रचना है इंडिका, जो कि भारत भ्रमण किए थे और बिहार आए थे। तो उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बहुत ही गहरा जिक्र किया गया है उसमें। तो 15 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आपको आए हुए थे वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है इन्होंने अपने इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर को भी भेजे थे, अपना राजदूत बना करके अपना राजदूत वो भेज दिए थे इसके। और उनकी कृति इंडिका समाज प्रशासन के मौर्य समय के अर्थव्यवस्था पर मूल्यवान प्रकाश डालता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया था और यह आसानी से माना जा सकता है कि अधिकांश मौर्य शहरों में एक समान प्रशासन प्रणाली का पालन किया गया था। मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र शहर को एक 30 सदस्यीय नगर परिषद द्वारा शासित किया गया था और इस 30 सदस्यों में से प्रत्येक को 5 सदस्यों के एक बोर्ड में विभाजित किया गया था। इनमें से प्रत्येक बोर्ड की शहर के प्रशासन के प्रति विशिष्ट जिम्मेदारियां थी। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि मेगास्थनीज जो कि पाटलिपुत्र का वर्णन जिसमें दिया गया है, इनमें से अगर बात करें इस ऑप्शन में से, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिका, मेगास्थनीज की प्रमुख रचना इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो मदद-ए-मास यह जो मदद से संबंधित है, यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि सैन्य अधिकारियों के दिए जाने वाली एक पेंशन थी या विद्वानों को दी जाने वाली भू राजस्व मुक्ति भूमि या फिर चुंगी कर था। तो मदद-ए-मास 16 नंबर की बात करें तो यह विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व मुक्ति भूमि थी, यानी कि विद्वानों को राजस्व मुक्ति भूमि दी जाती थी, जिसे मदद-ए-मास का नाम दिया जाता था। और ये अकबर के शासनकाल के दौरान इसे लाया गया था। इसे आप भू अनुदान भी कह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों, विद्वान पुरुषों और अन्य व्यक्तियों को दिए गए राजस्व मुक्ति भूमि की एक प्रणाली थी, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को सेवा प्रदान की थी। मुगल समाज के जो भी सेवा प्रदान किए थे, जो भी पंडित लोग थे, धार्मिक व्यक्ति लोग थे, विद्वान पुरुष लोग थे, वे सभी को भूमि राजा के द्वारा दान में दिया जाता था। और यह जो है सम्राट और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते थे और लोगों को धार्मिक निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। और उसके बदले में और बहुत सारे वादे के बदले में बहुत सारे अनुदान उसे मिलता था। तो मदद-ए-मास कह सकते हैं कि पहली बार अकबर के द्वारा पेश किया गया था और बाद में इसके बाद उसके जो महान संरक्षक थे और उसका मानना था कि मदद-ए-मास की प्रणाली इन गतिविधियों को बढ़ावा देने से मदद करेंगी, मतलब लोग भी मदद करेंगे। और अकबर के उत्तराधिकारी द्वारा भी मदद-ए-मास प्रणाली को जारी रखी गई और लेकिन समय समय के साथ यह तेज़ी से समाप्त होता गया। 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि ब्रिटिशों द्वारा इस मदद-ए-मास की प्रणाली को साफ खत्म कर दिया गया। जब से अंग्रेज आए तो ये सब जो है मतलब विद्वानों को भूमि दी जाने वाली सारी जो है कानून वगैरह सब बंद कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि पूना समझौते क्या था। पूना समझौते का उद्देश्य था, पूना समझौते जब भी बात आए पूना समझौते तो इसका जुड़ाव यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है कि पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने 1930 ईस्वी में दलितों के उद्धार के लिए डिप्रेस क्लास मिशन की स्थापना की थी। तो 1930 में कह सकते हैं 1930 में डिप्रेस क्लास मिशन की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने, डिप्रेस क्लास मिशन। ठीक है, और पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, जबकि इसमें जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिससे अम्बेडकर जी से गांधी जी काफ़ी निराश हो गए और उनका आमना सामना हुआ पहली बार अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग को स्वीकार कर लिया तो गांधी जी ने आमरण अनशन की शुरुआत की। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग अलग मतदाता समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है।
अम्बेडकर ने अंततः गांधी जी की स्थिति को स्वीकार कर लिया। फलतः सितंबर 1932 का पूना पैक्ट हुआ और इसने डिप्रेस क्लास, बाद में अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है, और को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों को आरक्षित कर दिया, लेकिन वहां सामान्य मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था। हालांकि दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। तो मुख्य रूप से गांधी जी इस पूना समझौते के बाद ही जो 1932 में पूना एक्ट हुआ, यानी पूना पैक्ट लाया गया, ये पूना समझौते हुआ 1932 में। इसके बाद ही गांधी जी ने दलितों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और उनके बारे में, यानी उनके प्रति इनका जो है काफ़ी ज़्यादा एक सेवा भाव गांधी जी के मन में आया। और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी जो समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें जो है सुना गया और समझा गया। और मुख्य रूप से 1932 में इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें कि गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों के साइन होते हैं। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो जंतर मंतर बहुत सारी जगह आप हो सकते हैं कि आप दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है। तो जंतर मंतर जगह का निर्माण जो है मुख्य रूप से सवाई जयसिंह ने करवाया था। उनका नाम था सवाई जयसिंह। और जंतर मंतर जो है मुख्य रूप से यहाँ पे जो है अंतरिक्ष में जो होता है, स्पेस का जो भी आपको रिसर्च वगैरह होता है, उनसे रिलेटेड है यह जंतर मंतर। यानी इस जगह पे बैठ करके वो बहुत सारी रिसर्च किया जाता था। तो पहला जंतर मंतर 1724 में जयपुर में बनाया गया था, जबकि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर मंतर का निर्माण किया है, इन सब जगहों पर। तो कह सकते हैं भारत में जंतर मंतर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर में हुआ था पहली बार, और महाराजा जयसिंह द्वितीय थे। कह सकते हैं इसमें खगोल शास्त्री, ये जो है मतलब वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री, महाराज सवाई जयसिंह जो है एक खगोल शास्त्री थे। मतलब उन्हें स्पेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने में ज़्यादा मजा आता था। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की क्रियाओं का अध्ययन किया इसी जंतर मंतर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। और इसी आनंद मठ से लिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित या गाया गया वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इसे पहली बार 1870 ईस्वी में के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। और कविता भारत माता को समर्पित है, जो कि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक माना गया है इसे। और कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में, जिस समय दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे 1896 में, कि पहली बार इस कविता को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी को। वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने हालांकि इस कविता को गाया था पहली बार 1896 के सत्र में, जबकि उस समय में वो जनगण मन भी गाते हैं, ये भी गाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का एक महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता था, वो किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, और में से कोई नहीं, या फिर में से एक से अधिक। तो कोलंबस को जो 1492 ईस्वी में वो स्पेन से मुख्य रूप से एक महान खोजकर्ता के रूप में वित्त पोषित किया गया था, स्पेन से। तो 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 3C। 1492 में इसके स्पेन के राजा थे, जो राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेल। राजा फर्डिनेंड नाम याद रखेंगे, ये राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेल। ये थोड़ा सा मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए इस टाइप से अक्षर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बस आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। घटना कहाँ संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर आप कर सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से यह रिलेटेड है, बोस्टन टी पार्टी घटना, जिसमें कि मैं कुछ खास बात बता दूँ। 1773 में जो चाय अधिनियम के खिलाफ यह एक विरोध था, बोस्टन टी पार्टी, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अमेरिकी उपनिवेशों में से चाय व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था। और उपनिवेशवादियों का मानना था कि चाय अधिनियम अनुचित है और इसने ब्रिटिश विषयों के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो वे यह भी मानते थे कि चाय अधिनियम ब्रिटिश सरकार के लिए फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के दौरान किए गए ऋण या कर्जा भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका भी है। इसलिए वो ज़बरदस्ती जो है मतलब अमेरिकी उपनिवेशी पर काफ़ी ज़्यादा जो है चाय पर टैक्स लगा दिए। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से यह जो है बोस्टन टी पार्टी घटना अमेरिकी क्रांति से जुड़ी हुई है, जिसमें कि बोस्टन बंदरगाह पर जो चाय की बोरी थी उसे जो है सभी लोग, मतलब जो भी विरोध करने वाले लोग थे, वो सभी उनका चाय के बोरी को फेंक देते हैं समुद्र में। तो इस घटना को ही बोस्टन बंदरगाह की घटना हुई थी, इसलिए इसे बोस्टन टी पार्टी का नाम से जाना गया था। यह घटना 1773 ईस्वी के अमेरिका में हुई थी और ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का यहीं से जो है ना उद्भव मतलब कर सकते हैं, यहीं से उद्गार हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी गई?
तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट कर सकते हैं, 4 जुलाई 1773। सबसे पहले बात 1773 में तो आपको बोस्टन बंदरगाह पे चाय की गोली को फेंका गया, उनके खिलाफ पहला मोर्चा खोला गया। लेकिन 4 जुलाई 1773 को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया क्योंकि इस समय में अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी किसके द्वारा? तो वो मार्क जेफरसन द्वारा उन्होंने 4 जुलाई 1773 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसका नाम था थॉमस जेफरसन, मार्क नहीं थॉमस जेफरसन। और इन्होंने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था इसे, ठीक है। तो स्वतंत्रता की घोषणा एक दस्तावेज है जिसमें 13 अमेरिकी उपनिवेशों को मुक्त और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था इसके थ्रू। तो ये 4 जुलाई 1776 को मानी गई थी और पहली बार उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चखा था, इसलिए उसको जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट में से एक माना जाता था। तो क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो फ्रांसीसी जिसमें क्रांति हुई थी उस समय तो लुई 16वां था, लेकिन जिस समय यह जो है घटना मतलब फ्रांसीसी क्रांति का जो उद्भव हुआ है, इनकी जो शुरुआत हुई है या फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण है ना, वो मुख्य रूप से लुई 14वें से स्टार्ट हुई थी। तो लुई 14वां कह सकते हैं कि मुख्य रूप से, जो कि आपके 9th के एनसीईआरटी में दी हुई है हिस्ट्री में, आप उसे पढ़ सकते हैं। और खास करके यही मुख्य कारण था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धीरे धीरे करके कर्जा बढ़ा फ्रांस पे, तो फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव हुआ। और लुई 16वें के समय में यह काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप ले लिया और फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिसमें पेस्टिल का पतन हो जाता है 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है सरग्रिप्स, हाँ सी हो जाएगा आंसर, जन सरग्रिप्स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाले जन सरग्रिप्स, यह जो है 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था जन सरग्रिप्स द्वारा। कह सकते हैं कि यह एक बहु स्पिंडल कताई फ्रेम था जो कि पारंपरिक कताई पहिया की तुलना में यार्न को बहुत तेज़ी से उत्पादन कर सकता था। तो कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग में यह एक औद्योगिक क्रांति में लाने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव था इस मशीन के द्वारा। तो स्पिनिंग जेनी ने जेम्स हरग्रीव्स का जो आविष्कार किया, जेम्स हरग्रीव्स जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया तो कपड़ा उद्योग में एक बड़ी क्रांति आई, यानी औद्योगिक क्रांति फलीभूत हुई इससे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका कि उद्देश्य गणतंत्र स्थापित करना था, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? आप सभी को मैं बता दूँ, 1831 में जो यंग इटली है, 1831 यंग इटली का नाम अगर आ रहा है तो ये सीधा संबंध इसका मैजनी से है। इसमें आपको मैजनी का ऑप्शन तो कहीं पर दिख नहीं रहा, लेकिन इसका गिउसेप मैजनी ने कह सकते हैं कि उन्होंने स्थापित किया गया था, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था इसे। तो इसका ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका कि उद्देश्य गणतंत्र स्थापित करना था, उसे मैजनी द्वारा लाया गया था। इसमें जो है कह सकते हैं कि आप 48वीं प्रायद्वीप के अंदर और बाहर रहने वाले पेट्रियट्स के एक संघ ने 1848-1849 तक रेजिमेंट के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। और मैजनी का मानना था कि एक लोकप्रिय विद्रोह एक एकीकृत इटली का निर्माण करेगा और एक यूरोप व्यापी क्रांतिकारी आंदोलन को भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए स्पेशली जो है यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना की उन्होंने 1831 में, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से गणतंत्र स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? रक्त और लोह की नीति में विश्वास रखता था, वो थे ओटो वान बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार थे ओटो वान बिस्मार्क, रक्त और लोह की नीति का आविष्कारक, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण के निर्माता कह सकते हैं इसको। और 1862 से 1890 तक प्रेशिया के प्रधानमंत्री, 1871 से 1890 तक जर्मन साम्राज्य के चांसलर रहे। तो यह प्रेशिया के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, और जर्मनी के चांसलर भी रहे हैं। ये दो चीज़ रहे हैं, याद रखेंगे। ये बिस्मार्क के बारे में क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि 1800 और ये प्रेशिया के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कब? पीएम, प्रेशिया के ये पीएम रहे हैं और इसमें चांसलर रहे हैं। जगह ही नहीं, ये इसे लिखने के बाद कुछ ज़्यादा ही जगह भाग जाता है। और ये जो है पीएम रहे हैं 1862 से लेकर 1890 तक, 1862 से लेकर के 1890 तक कह सकते हैं कि ये पीएम रहे हैं। किसके पीएम रहे हैं? तो प्रेशिया के। जबकि 1871 से लेकर के 1890 तक, मतलब इस बीच में वो जो है ना, इसी बीच में वो जो है चांसलर भी बने हैं। तो 1871 से 90 तक वो चांसलर रहे हैं, किसके? तो जर्मनी के। इसमें बिस्मार्क एक दूरदर्शी राजनीतिक कह सकते हैं उसको, जो कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्ति और बल के उपयोग पर ज़्यादा जोर देते थे। आइए नेक्स्ट, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ओटो वान बिस्मार्क, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें अमेरिका का प्रवेश करने का मुख्य कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण बिल्कुल नहीं, स्टालिनग्राद का युद्ध नहीं था, स्विट्जरलैंड का कब्जा नहीं था, टॉपिक में से एक से अधिक होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? ई। क्या था नवंबर 1941 को कौन सी घटना हुई थी जो अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर जाता है? तो वो था जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला। जब जापान ने हिटलर को अपना समर्थन बढ़ाया और पर्ल हार्बर में यूएस बेस पर बमबारी की, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, कि उन्होंने क्या किया था, यूएस के जो पर्ल हार्बर था उस पर बमबारी कर दिया और वो प्रवेश किया। और युद्ध मई 1945 में हिटलर की हार हुई और जापान में हिरोशिमा पर और अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने के साथ यह युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से
जो है अमेरिका पहले तो एंटर नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका की पर्ल हार्बर पर जापान ने बम गिराया, उसी तरीके से बस ये अमेरिका भी उसमें कूद गया इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ के शासक कौन थे? तो मार्को पोलो जब चीन का दौरा किया तो वहाँ शासक कुबलाई खान थे। कौन थे? कुबलाई खान, जो चंगेज़ खान का पुत्र था। चंगेज़ खान का पुत्र था कुबलाई खान, और मार्को पोलो से चीन का दौरा किया था। यह समय था 1271 से लेकर 1294, उस बीच में ही चीन पर जो है शासन किया था कुबलाई खान। सॉरी, चंगेज़ खान का ये पुत्र नहीं था, चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान का पोता कौन था? कुबलाई खान। उसी के शासनकाल में मार्को पोलो चीन का दौरा किए थे, और मार्को पोलो ने 1275 में चीन पहुंचा और वहां 17 वर्ष बिताए। उसने कुबलाई खान को एक अधिकारी के रूप में सेवा दी और पूरे देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उसने चीन में अपने अनुभवों के बारे में द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक एक पुस्तक में लिखा, यानी अपने द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नामक एक पुस्तक थी उनकी, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि मार्को पोलो चीन के संबंध में जानने वाले यूरोपीय लोगों में से प्रथम था। यह सदियों से चीन के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत रहा है। तो मुख्य रूप से मार्को पोलो जो है चीन का दौरा किए थे और उसके बारे में अपनी एक पुस्तक था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसमें उन्होंने उनका बखान किया था। और उस समय में शासन करता थे कुबलाई खान, जो कि चंगेज़ खान का पोता थे। यह समय था 1271 से 1294। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती, मतलब अंग्रेज की पहली बस्ती थी, तो वो था जेम्स टाउन। जेम्स टाउन वो पहले अंग्रेजी बस्ती था। ये किसी अंग्रेज के नाम पर ही रखा गया था जेम्स टाउन, क्योंकि अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन जो है ये वर्जीनिया थी। इसका जो स्थापना हुआ था 1607 ईस्वी में, कर सकते हैं 1607 में, यह लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो लंदन की वर्जीनिया कंपनी थी उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बस्ती का नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के नाम पर ही रखा गया था, तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का नाम रख दिया। और जेम्स टाउन बस्ती निवास के दृष्टिकोण से एक कठिन स्थान था। यह उपनिवेशवादी प्रक्रिया नई दुनिया के लिए यहाँ की कठोर परिस्थितियों के कारण उपयुक्त नहीं थी, और वे वहाँ के स्थानीय मूल अमेरिकी निवासियों की तरह बीमारी, भुखमरी और संघर्ष में पीड़ित थे। तो हालांकि अंततः उत्तरी अमेरिका में यह पहला अस्थायी अंग्रेजी कॉलोनी के रूप में स्थापित हो गया, जो जेम्स टाउन था। कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती थी, जो इंग्लैंड के शासक के नाम पर रखा गया था, जेम्स प्रथम। टेनिस कोर्ट की शपथ, जब टेनिस कोर्ट की बात आती है तो ना एक ही नाम याद आता है, वो है फ्रांसीसी क्रांति। टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी जब बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे फ्रांसीसियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, तो वो सभी लोग एक अपना दल बनाते हैं, एक अपना संस्था बनाते हैं और उसके माध्यम से टेनिस कोर्ट में एक शपथ लेते हैं सभी लोग। तो ये जो है आपको 30 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह शपथ फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। टेनिस कोर्ट की शपथ कर सकते हैं 20 जून 1789 को हुआ था। ये 20 जून की घटना है, 20 जून 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का दौर। उसी समय में इसकी शपथ ली गई थी, और इसमें स्टेट्स जनरल के तीसरे स्टेट्स द्वारा की गई प्रतिज्ञा थी, क्योंकि तीसरे स्टेट्स को बहुत सारी जो है ना उसके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जा रहा था। और आपको फ्रांसीसी क्रांति में आपको पता है कि इसमें 3 वर्ग थे, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और तीसरे स्टेट। तीसरे स्टेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से तीसरे स्टेट वाले सभी जो है ना मिल करके टेनिस कोर्ट में शपथ लिया था, जिसमें कि राजा द्वारा स्टेट्स जनरल की भंग करने के बाद भी बैठक जारी रहेगा, यह प्रतिज्ञा की गई थी। इससे पता चला कि तीसरा स्टेट परिवर्तन प्राप्त करने के लिए दृढ़ था, मतलब काफ़ी एकदम जिद्दी था, और इसने क्रांति के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। टेनिस कोर्ट की शपथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार माना जाता है कि फ्रांस के लोगों ने अपने स्वशासन के प्रति अपने अधिकार का दावा किया था। तो यह शपथ फ्रांस के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कर सकते हैं कदम था, क्योंकि कोई भी लोग कब तक किसी भी चीज़ को सहेगा, एक समय बाद तो उसका आग तो सुलगेगा ही। तो ये तीसरे स्टेट वालों का जो है कह सकते हैं कि यह पहली बार जो शपथ लिया गया, यह आग सुलग गया, अब राजा की खैर नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ किया था? तो सेवरेस की संधि की बात करें तो मित्र राष्ट्रों ने यह टर्की के साथ किया था। 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। सेवरेस की संधि टर्की के साथ किया गया था, यानी तुर्की के साथ। यह घटना थी 10 अगस्त 1920 को। 10 अगस्त 1920 को यह घटना थी, जबकि टर्की के साथ यह सेवरेस की संधि की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र शक्तियों और ओटोमन तुर्की की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किया गया समझौता था। संधि ने ओटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और तुर्की को अरब, एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर सभी अधिकारों को त्यागने के लिए बाध्य कर दिया। सेवरेस की संधि को 1927 में लॉजेन की संधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसी संधि की वजह से ही जो है ना बाद में भारत में असहयोग आंदोलन भी होता है, और एक जो आंदोलन कर सकते हैं जिसमें कि मुसलमानों के खिलाफ खास करके कह सकते हैं कि इस संधि के माध्यम से उनके ऊपर बहुत सारा कहर जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा बरपाया गया था। तो यहाँ भारत में इंग्लैंड के साथ भारतीयों का संबंध जो है, भारतीय मुसलमानों का संबंध जो है धीरे धीरे खराब हो गया था। इसी के चलते खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो कह सकते हैं कि यह कहीं इनका जुड़ाव, इनका लिंक जो है उनसे भी है, खिलाफत आंदोलन से। तो मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि तुर्की के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1933 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था वो क्या था? जॉन के। 32 का आंसर हो जाएगा आपका जॉन के।
फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। यह किया था 1733 में। 1733 आपको इसमें डेट दिया हुआ है, 1733 में इसका आविष्कार किया गया था। और यह बुनाई की पिछली पद्धति की तुलना में बहुत बड़ा सुधार था, जो बुनकरों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती थी। फ्लाइंग शटल मशीन को एक ही बुनकर द्वारा संचालित किया जा सकता था और इससे बहुत तेज़ी से बुनाई की अनुमति मिलती थी। फ्लाइंग शटल मशीन कपड़ा उद्योग में एक बड़ी सफलता थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो यह एक संधि थी वेस्टफेलिया की संधि, जिसके द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1648 ईस्वी में। कह सकते हैं कि यह एक संधि की गई थी जो कि आपको जर्मनी के ओस्नाब्रुक और मुस्टर में हस्ताक्षरित संधियों की एक श्रृंखला थी, जिसने कि 30 साल के युद्ध को, जो 1618 से लेकर 1648 तक 1648 तक यह युद्ध चला था और इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। यह एक जटिल संघर्ष था, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच धार्मिक मतभेदों को लेकर के लड़ा गया था। जो प्रोटेस्टेंट थे और कैथोलिक चर्च वाले लोग थे, उन दोनों के बीच में यह युद्ध हो रहा था। तो वेस्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में जो इटली का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑरलैंडो ने किया था। 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ है, 1919 में, याद रखेंगे। और इटली का प्रतिनिधित्व इटली के प्रधानमंत्री विटेरियो इमानुएल ऑरलैंडो थे। विटेरियो इमानुएल ऑरलैंडो पूरा नाम इसका। और उनके साथ ही इटली के विदेश मंत्री सिडनी सोनिनो और इटली के वित्त मंत्री अल्बर्टो डी स्टेफनी भी शामिल थे। सिडनी सोनिनो और इटली अल्बर्टो शामिल थे। और कह सकते हैं कि उन्होंने यह भी मांग की कि इटली का अफ्रीका में जर्मन उपनिवेशों का हिस्सा दिया जाए। मतलब बहुत सारे इसमें समझौता हुआ थे शांति सम्मेलन में। ऑरलैंडो सम्मेलन में इटली के हितों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने मांग की कि इटली का ऑस्ट्रिया, ट्राइस्टे और दक्षिण टायरल के क्षेत्र दे दिए जाएँ, और जिसका वादा मित्र राष्ट्रों ने 1915 में लंदन की संधि में इटली को दिया था। तो शांति सम्मेलन जो है में इटली का जो प्रतिनिधित्व था वो ऑरलैंडो ने किया था। और ऑरलैंडो के द्वारा ही जो है मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ों का मांग किया गया था, जिसमें कि युद्ध 1919 का वही दौर था जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। और उस टाइम में जर्मनी से बहुत सारी चीज़ छीना जाता है। जर्मनी से आपको फ्रांस से बहुत सारी चीज़ छीन करके उसे पंगु बना दिया जाता है। इसी कारण दूसरा विश्व युद्ध भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था। तो वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटारू जहाज़ का नाम बताया, तो ये किसने लिया था। तो वो जो है उसका नाम था गुरुदत्त। इसमें तो हर नाम गुरमीत करता, इन तीनों सिंह में से तो कोई नहीं थे, लेकिन गुरुदीप सिंह थे, उसका नाम था गुरुदीप। इतना ज़्यादा ये जो है ना आप कह सकते हैं गुरुदीप सिंह इतना कन्फ्यूज किया है। ये गुरुदीप सिंह नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कोमागाटारू जहाज़ को किराए पर लिया था। और ये TRE 2 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, कोमागाटारू है क्या, स्पेशली ये जहाज़ से, ठीक है। तो गुरुदीप सिंह जो है इस जहाज़ को किराए पर लिया था। और इसकी मैं कुछ खास बात बता दूँ कि इस जहाज़ को किराए पर लेने का क्या कारण था। इस जहाज़ को 23 मई 1914 को, ये 23 मई 1914 को इस जहाज़ को किराए पर लिया गया था। यह वही दौर था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। इसमें यात्रियों को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। कनाडाई सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसमें कि उन अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी जो निरंतर यात्रा विनियमन के उल्लंघन के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं था। इस विनियमन के अंतर्गत अप्रवासियों को किसी अन्य देश में रुके बिना निरंतर यात्रा पर कनाडा की यात्रा करने की आवश्यकता थी। तो कह सकते हैं 23 मई 1914 को गुरदीप सिंह, मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इन्होंने ही जो है इस जहाज़ किराए पर लिया था, जिसमें कि भारतीय लोगों को ढो करके यह अमेरिका ले जा रहे थे। और उसमें कनाडाई सरकार जो है इस पर रोक लगा देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सौर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है। तो सौर कमेटी के रहीम और सोहनलाल पाठक, ये हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक और एक व्यक्ति बलवंत सिंह, ये सभी मिल करके इन्होंने सौर कमेटी का गठन किया था। तो इसमें भगवान सिंह नहीं थे, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है आपको सोहनलाल पाठक। इन तीनों ने मिल करके एक सौर कमेटी की स्थापना की थी। और इस कमेटी का उद्देश्य था कि यात्रियों के अधिकारों के लड़ने के लिए, यात्री का जो अधिकार होता है उससे लड़ने के लिए उन्होंने सौर कमेटी बनाई थी। और बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शक्तिशाली अभियान चलाया गया था। भगवान सिंह जो है इससे जुड़े हुए हैं लेकिन सौर कमेटी से, मगर उन्होंने स्थापना नहीं की थी। उन्होंने एक अभियान चलाया था वहाँ पर कि अमेरिका में एक शक्तिशाली अभियान चलाया और फिर भी कोमागाटारू को कनाडा के जल क्षेत्र के बाहर ही कर दिया, उसको अंदर आने नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल के आए। तो आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा के हत्याकांड को महात्मा गांधी हिमालय भूल के आते कहा था, जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वो महात्मा गांधी कभी भी हिंसा नहीं चाहते थे। और 4 फरवरी 1922 की वो घटना थी। 1922 ये 4 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि लगभग 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था। इसमें जो है बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो है क्रोधित होकर गए। तो इसी को महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल कहा था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन है चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारे गई थी। चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। उसमें आपको मारी जाने वाली जो क्रांतिकारी महिला थी वो थी प्रीतिलता वडेदार जो चटगांव सत्याग्रह पर हमले के दौरान वो मारी गई थी। चटगांव सत्याग्रह का जब छापा की बात करें तो इसे चटगांव सत्याग्रह विद्रोह भी कहा गया है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में
यह सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों पर के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। वर्तमान में यह बांग्लादेश में है। तो कह सकते हैं इसमें जो है आपको प्रीतिलता वाडेदार की एक छापे के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि कल्पना दत्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया था इसमें और सुरसेन के साथ मुकदमा भी चलाया गया, उनके आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। शांति घोष, सुनिधि चंदेरी और कोमिला स्कूली छात्राएं जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बीना दास ने दीक्षांत समारोह यानी कि फरवरी 1932 में अपनी डिग्री प्राप्त की। उस समय राज्यपाल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। कह सकते हैं कि महिलाएं भी इस आंदोलन के इस सरकार के दौरान महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, जिसमें एक महिला क्रांतिकारी थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ मतलब प्रदर्शन करते हुए मारी गई ये चटगांव शस्त्रागार में। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो जब काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, ये जरूर रिवॉर्ड याद रखेंगे, काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। तो इसमें अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ प्रफुल्ल चाकी की बात करें तो ये तो खुदीराम बोस से वो जो है आपको मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। जबकि आपकी बात करें अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी ट्रेन से संबंधित है। तो इसमें प्रफुल्ल चाकी इसका आंसर हो जाएगा, ये उनसे संबंधित काकोरी ट्रेन कांड से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से ये हिस्ट्री का, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ज्योग्राफी का लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये गुरुमुखी मतलब कि गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में, है ना। गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। गदर का पहला अंक जो साप्ताहिक पत्रिका था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, और इसे 1 नवंबर 1913 को यह प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि 9 दिसंबर को इसका गुरुमुखी संस्करण प्रकाशित हुआ। तो मुख्य रूप से यह आपका हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन था, जो मैं ज़्यादा डिटेल में कोशिश किया था कि ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन करूं और आप लोगों के बीच में इस वीडियो को लेकर के आया हिस्ट्री का। तो आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदे मिल रहे हैं, और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।